गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो दूसरी लाइफ प्रोसेस है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो जब हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था या जब हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था, वहां पे जब एक इंसान के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होती है, फिर वहां से हमें एक सिंपल सब्सटेंस मिला। जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद वहां पे आपको एक सिंपल सब्सटेंस मिला जिसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। तो फिर जब वो ग्लूकोज मिलता है वो हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती है उन्हीं के अंदर वो ग्लूकोज चला जाता है, और साथ साथ में हमारे सेल्स के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन भी जाता है। जो ग्लूकोज था वो हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है थ्रू ब्लड, और थ्रू ब्लड ऑक्सीजन भी हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है या हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर चला जाता है। फिर इस ग्लूकोज का, जिस ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो इसी ग्लूकोज का इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? ब्रेकडाउन किसका होगा? ग्लूकोज का, जिसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 6। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या निकलेगा? एक और कंपाउंड निकलेगा जिसका नाम है पायरुवेट। जिसका नाम क्या है? पायरुवेट। और साथ साथ में निकलेगी एनर्जी। साथ साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी। इस पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? इस पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं। इसमें कितने थे? 6। और इसमें कितने थे? 3 कार्बन एटम्स। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या निकलता है वहां से? एक तो पायरुवेट, दूसरा एनर्जी। और ये कहां पे होती है? अब ये क्वेश्चन आता है कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वहां पे पायरुवेट निकलता है और साथ में एनर्जी निकलती है, ये कहां पे होता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो अगर हम देखेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये निकलता है और ये निकलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। कहां पे? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या निकलता है? पायरुवेट। और क्या निकलती है? एनर्जी। इस कंडीशन को, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस कंडीशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहां पे क्या निकलेगा? पायरुवेट। और क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। तो इस ग्लाइकोलाइसिस जो होगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एनर्जी बहुत निकलती है। ये पॉइंट आप याद रखोगे कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी क्या निकलती है? बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अब अगर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ मगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, अगर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ मगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, फिर वहां पे पायरुवेट नहीं निकलेगा। फिर वहां पे क्या निकलेगा? वहां पे एक और केमिकल सब्सटेंस निकलेगा जिसका नाम है, या तो आप याद रखोगे लैक्टिक एसिड, या तो याद रखोगे लैक्टेट। लैक्टेट ये बनता है। ये कंडीशन कब? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा मगर वहां पे सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा। तो वहां पे क्या बनेगा? वहां पे पायरुवेट नहीं बनेगा। वहां पे क्या बनेगा? या तो लैक्टिक एसिड आप बोलो, या तो लैक्टेट, या तो लैक्टेट।
और यही लैक्टिक एसिड और यही लैक्टिक जब हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है, कहां पे स्टोर होता है? हमारे मसल्स के अंदर। तो फिर क्या होती है, एक तो एक इंसान को थकावट आएगी जिसको बोलते हैं फैटिग्यू, और दूसरा हो जाएगा मसल क्रैम्प्स। जब हमारे सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, वहां पे जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, वहां पे पायरुवेट नहीं मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा? या तो लैक्टिक एसिड या तो लैक्टेट। और यही लैक्टेट या ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर जब स्टोर होता है तो एक इंसान को थकावट आती है और साथ साथ में क्या होता है? मसल क्रैम्प्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मसल क्रैम्प्स कब होती है, तो आपको ये बोलना है कि जब हमारे मसल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड स्टोर होगा। और लैक्टिक एसिड कब बनेगा? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे मिलेगा लैक्टिक एसिड और लैक्टेट मिलेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं या उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप से? दो, एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक का मतलब जब रेस्पिरेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वहां पे मिलेगा ये पायरुवेट प्लस एनर्जी। और एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वहां पे क्या निकलेगा? लैक्टिक एसिड निकलेगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत सारी निकलती है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम निकलती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो आगे टॉपिक चलेगा वो चलेगा इस पायरुवेट के बारे में, क्योंकि इस पायरुवेट का आगे भी ब्रेकडाउन होगा, इस पायरुवेट का आगे भी ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी निकलेगी फिर से। अब हम देखेंगे इस पायरुवेट का जब ब्रेकडाउन आगे होता है तो किस किस कंडीशन में होता है, कहां पे होता है और क्या क्या निकलता है। तो बात हम करेंगे जब मैं पायरुवेट को लूंगा और इस पायरुवेट को एक कीड़ा यूज करेगा, इस पायरुवेट को एक कीड़ा यूज करेगा जिसका नाम है यीस्ट। ये पायरुवेट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जब ये पायरुवेट इस यीस्ट के अंदर या ये यीस्ट इस पायरुवेट को क्या करेगा? कंडीशन क्या है? कंडीशन है एनएरोबिक। कंडीशन क्या है? एनएरोबिक। मतलब ये यीस्ट इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन करेगा मगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा। तो जब ये यीस्ट इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन करेगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे क्या निकलता है? एक तो निकलता है इथेनॉल और साथ साथ में निकलेगी एनर्जी। इसका मतलब शराब बनेगा। इथेनॉल का मतलब शराब बनेगा, क्योंकि शराब को केमिकली इथेनॉल बोलते हैं और सिंपली में बोलते हैं अल्कोहल। तो कब बनेगा अल्कोहल? जब शराब बनाते हैं, शराब बनाने के लिए इसी यीस्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि यीस्ट क्या करेगा? जो पायरुवेट होगा उस पायरुवेट का ब्रेकडाउन करेगा मगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या मिलेगा? एक तो इथेनॉल मिलेगा और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब वो प्रोसेस जिससे हम शराब बनाते हैं। तो किस वीडियो को यूज करते हैं? यीस्ट। कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। और फिर हम किसको यूज करेंगे वहां पे? पायरुवेट को। एक वेसल होती है, उस वेसल में हम जूस डालते हैं, जो फ्रूट्स का जूस होता है उसका भी ब्रेकडाउन होता है, फिर वहां से पायरुवेट निकलता है। उस पायरुवेट को ये यीस्ट ब्रेकडाउन करता है किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो क्या निकलता है वहां पे? इथेनॉल प्लस एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। अब जब ये पायरुवेट हमारे मसल्स के अंदर जाएगा, अब ये पायरुवेट किसके अंदर जाएगा? मसल्स के अंदर जाएगा, हमारे मसल्स के अंदर जाएगा। मगर हमारे मसल्स के अंदर भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। जब पायरुवेट हमारे मसल्स के अंदर जाएगा एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि पायरुवेट से भी एनर्जी निकलती है, क्योंकि हमारे मसल्स जो काम होता है वो हमारे मसल्स से होता है। जो भी हम काम करते हैं वो मसल्स की वजह से है। मगर मसल्स तभी काम करेंगे जब मसल्स को एनर्जी निकलेगी या एनर्जी मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब ये पायरुवेट ब्रेकडाउन होगा।
मगर जब पायरुवेट ब्रेक डाउन होगा हमारे मसल्स के अंदर, मगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर वहां पे निकलता है लैक्टिक एसिड। क्या निकलता है? लैक्टिक एसिड, और साथ में निकलती है एनर्जी। तो मैंने आपको पहले कहा था ये लैक्टिक एसिड अब निकल गया क्योंकि ऑक्सीजन मसल्स के अंदर नहीं है। फिर ये लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर स्टोर होता है, तो फिर होती है एक थकावट आती है एक इंसान को, और साथ साथ में होती है मसल क्रैम्प्स। उसके बाद जब ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कंडीशन कौन सी होगी? एरोबिक, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी यहां पे। जब ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वहां पे प्रेजेंट क्या होगा? ऑक्सीजन, मतलब यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। फिर क्या मिलेगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा H2O वाटर, और साथ साथ में निकलेगी एनर्जी। 3 प्रोडक्ट निकलेंगे। क्वेश्चन जो आते हैं तीनों पे ऐसे, आपको क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का कि पायरुवेट का ब्रेकडाउन जब होता है ईस्ट के अंदर मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, वो दिखाओ। तो आपको ऐसे दिखाना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलता है? तो आपको बोला है कि जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एरोबिक कंडीशन में, वहां पे मिलेगा CO2, H2O, और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी। और फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं? शराब बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। किस कीड़े को यूज करते हैं? यीस्ट को यूज करते हैं। और वहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक किसके बारे में? रेस्पिरेशन के बारे में। तो आप ये भी याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस किसको बोलते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, हर एक सेल के अंदर। किसके अंदर? अगर ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होगा तो पायरुवेट प्लस एनर्जी, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो या तो ब्रेकडाउन हो जाएगा किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर या लैक्टेट के अंदर। फिर वो बाद में मसल्स के अंदर स्टोर होगा हमारे बॉडी के अंदर, फिर थकावट आएगी और साथ साथ में क्या होगी? मसल क्रैम्प्स। उसके बाद जब ये एनर्जी निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये एनर्जी बाद में इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बाद में वहां से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये अब एनर्जी स्टोर रहेगी किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो सेल की एनर्जी होती है वो स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्योंकि सेल की जो सारी एनर्जी होती है वो स्टोर होती है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर्म में। अब जब सेल को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देगा। क्या निकलेगा? एटीपी निकलेगा। तो जब सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या छोड़ेगा? एटीपी मॉलिक्यूल छोड़ेगा। और इस एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? ब्रेकडाउन। तो जब ब्रेकडाउन इस एटीपी का हो जाएगा वहां पे निकलेगा ADP प्लस PI। जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि सेल को अब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी किसमें स्टोर है? एटीपी में। तो ये एटीपी ब्रेकडाउन होगा, वहां पे निकलेगा ADP। ADP का मतलब क्या हुआ? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फोरस निकला, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और बाद में इसका मतलब क्या हुआ कि 3 फॉस्फोरस एटम एटीपी में थे, मगर जब ब्रेकडाउन हुआ एक फॉस्फोरस अलग हो जाएगा। ये फॉस्फोरस एक निकला ना, इसमें थे 3 ट्राइफॉस्फेट। अब यहां पे क्या है? डाइफॉस्फेट। इसका मतलब इस एटीपी में एक फॉस्फोरस निकला, तो मतलब वो फॉस्फोरस जो बाहर निकला वहां पे जो बॉन्ड था, क्योंकि फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस एटम्स के बीच में बॉन्ड था, मगर एक क्या निकल गया? बाहर निकल गया। इसका मतलब वो बॉन्ड टूट गया। जो तीसरे फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड था फॉर एग्जाम्पल वो टूट गया। तो आपको पता है जब भी बॉन्ड टूटता है वहां से क्या निकलती है? वहां से एनर्जी निकलती है।
तो इसका मतलब जब एटीपी में से एक फास्फोरस वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा तो वहां से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी और साथ साथ में क्या निकलेगा, एक फास्फोरस निकलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो एनर्जी देती है बाद में सेल को काम करने के लिए वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको छोड़ता है, वो एटीपी मॉलिक्यूल को छोड़ता है। उस एटीपी मॉलिक्यूल का बाद में ब्रेकडाउन होता है। क्यों, कैसे ब्रेकडाउन होता है कि जो एटीपी है वो कन्वर्ट होता है एडीपी में, क्योंकि एक फास्फोरस जो है वो निकलता है और वो जो बॉन्ड टूट जाता है वहां पे फास्फोरस के बीच में, उस बॉन्ड से जो एनर्जी निकलती है वही एनर्जी बाद में यूज करते हैं सेल काम करने के लिए। फिर एटीपी किसमें कन्वर्ट होता है, एडीपी के अंदर, और किसमें, फास्फोरस के अंदर। आई का मतलब है इनऑर्गेनिक फास्फोरस, आई का मतलब इनऑर्गेनिक, सी का मतलब फास्फोरस। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि अब जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं। प्लांट्स का मैंने तो बता दिया आपको कि वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इंसान है वो अपने जो ये ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, वो कैसे करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका चैप्टर यूनिट चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे यूज हो रहे हैं और उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटाबॉलिक पाथवे यूज हो रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे हो रहे हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या नाम है उस मेटाबॉलिक पाथवे का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए? वो है ग्लाइकोलाइसिस। वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर हम देखेंगे जब ये मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है तो आपको इस ग्लाइकोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और वहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा पायरुवेट। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कंप्लीट होगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा पायरुवेट। कहां से मिले, ग्लूकोज से मिला। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस से आपको क्या मिलेगा, पायरुवेट मिलेगा। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में, आगे हम डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और एट लास्ट जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन होगा, वो पायरुवेट होगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है, इसकी लोकेशन क्या है। ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है। सेल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं और हर एक सेल का अपना अपना साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में ही ये प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस। कहां पे हो रही है, हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आपकी बुक में लिखा होगा साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म। तो आपको यही पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो आपको पायरुवेट मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कहां पे होती है, ये होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां पे होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्यों होती है, क्योंकि इस ग्लाइकोलाइसिस को करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस को करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो सारे एंजाइम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। इसलिए ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और उसके बाद जब ये ग्लाइकोलाइसिस होगा, मगर किस कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में। किस कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में। मतलब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसलिए यहां पे लगा एरोबिक। मतलब जब ग्लाइकोलाइसिस होगा, मगर ग्लाइकोलाइसिस होगा कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, मगर वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। तो कंडीशन कौन सी बन गई, एरोबिक कंडीशन।
तो इसका मतलब जब एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस होगा उस टाइम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मोल्स मिलेंगे और 2 एटीपी मिलेंगे और 2 NADH मिलेंगे। पॉइंट पे याद रखना कि जब एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस होगा उस टाइम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने मोल्स निकलेंगे पायरुवेट के? 2 निकलेंगे और 2 एटीपी निकलेंगे और 2 क्या निकलेंगे? NADH। और NADH की फुल फॉर्म मैंने यहां पे लिखी है। क्या है फुल फॉर्म NADH की? निकोटिनोएमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो NADH की फुल फॉर्म है निकोटिनोएमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मिलेंगे, 2 एटीपी मिलेंगे और 2 NADH मिलेंगे। कब? एरोबिक कंडीशन में। मगर अब अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है मगर वहां पे कंडीशन क्या है? एनएरोबिक कंडीशन, मतलब वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है मगर वहां पे किसकी कमी है? ऑक्सीजन की कमी है। मतलब वहां पे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो उस टाइम क्या होता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से देखो 2 मोल्स निकलेंगे किसके? लैक्टेट के। यहां पे तो पायरुवेट नहीं निकला, इसलिए मैंने आपको कहा था कि एनर्जी निकालने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर होना जरूरी है। अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर इस ग्लूकोज से क्या बनेगा? लैक्टेट बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और आपको मैंने बोला था ये लैक्टिक एसिड बाद में हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद क्या होती है? मसल क्रैम्प्स होती है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है एरोबिक कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन क्या है? एरोबिक कंडीशन, मतलब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है मगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। उस टाइम एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है वो किस में कन्वर्ट होता है या उससे क्या फायदा होते हैं? 2 मोल्स निकलेंगे लैक्टेट के और 2 क्या निकलेंगे? एटीपी। और मैंने आपको बोला था ये लैक्टेट बाद में या ये लैक्टिक एसिड बाद में हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है तो क्या होती है? मसल क्रैम्प्स होती है और एक इंसान के अंदर क्या होती है? थकावट होती है। तो इसलिए जब भी ग्लूकोज, अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी निकलेगी कंटिन्यू लार्ज अमाउंट में तो कंडीशन सही कौन सी है? एरोबिक कंडीशन। क्योंकि एरोबिक कंडीशन में क्या होता है? लैक्टेट पैदा नहीं होता है तो ये हमारे मसल्स के अंदर नहीं जाएगा। फिर जब लैक्टेट या लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर नहीं जाएगा तो मसल क्रैम्प्स नहीं हो जाएंगी। तो जब मसल क्रैम्प्स नहीं होगी तो थकावट भी नहीं होगी। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस जब एरोबिक कंडीशन में होता है तो क्या निकलता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट निकलते हैं, 2 एटीपी निकलते हैं और 2 NADH निकलते हैं। और उसके बाद जब एनएरोबिक कंडीशन आएगी उस टाइम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 लैक्टेट निकलते हैं और 2 एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं। और उसके बाद आपको एक पॉइंट यहां पे याद रखना है, जब ये ग्लाइकोलाइसिस होती है इसमें कहीं पे एनर्जी यूज होती है और वो आपको पता है कि एनर्जी हमारे सेल्स के अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। हमारे सेल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। हमारे सेल्स के अंदर स्टोर एनर्जी होती है कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। अब कहीं पे या कुछ स्टेप्स में एक टर्म आ जाएगी फॉस्फोराइलेशन। जब आप ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ोगे वहां पे आपको एक टर्म आएगी फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब हुआ है जब किसी के साथ फॉस्फोरस ऐड होगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ? जब किसी के साथ क्या ऐड होगा? फॉस्फोरस। अब हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल जब ये ग्लाइकोलाइसिस होता है और एक स्टेप ऐसा आता है जहां पे फॉस्फोरस ऐड होना है तो वो फॉस्फोरस कहां से आएगा? वो फॉस्फोरस उस टाइम कहां से आएगा? उस टाइम इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई का मतलब 3, मतलब इसके अंदर 3 फॉस्फोरस है। तो इसी एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और इसमें से एक फॉस्फोरस निकलेगा और साथ साथ में एनर्जी भी निकलेगी। जब इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा एक पे से क्या निकलेगा? फॉस्फोरस निकलेगा और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी। वो फॉस्फोरस बाद में यूज होगा किसके लिए? फॉस्फोराइलेशन के लिए। मतलब वो फॉस्फोरस जो आपको इस एटीपी से निकलेगा, जो आपको कब मिलेगा? जब इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा उससे जो आपको फॉस्फोरस निकलेगा वही फॉस्फोरस हम बाद में यूज करेंगे किसके लिए? जहां पे क्या होनी है?
फॉस्फोराइलेशन, और वहां से क्या निकलेगी बाद में एनर्जी, और वो एनर्जी भी हम यूज करेंगे कहां पे, या वो एनर्जी बाद में यूज होती है क्या, जो वो स्टेप होता है उसको करने के लिए। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और वो भी एनर्जी कब मिलेगी, जब इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। तो जब इस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एक तो एनर्जी निकलेगी, दूसरा क्या निकलेगा, फास्फोरस। वो फास्फोरस हम यूज करेंगे किस लिए, फास्फोराइलेशन के लिए, मतलब वो हम यूज करेंगे क्या ऐड करने के लिए, फास्फोरस ऐड करने के लिए, और वहां से क्या निकलेगी साथ में फिर एनर्जी भी निकलेंगे, वो एनर्जी हम यूज करते हैं बाद में उस रिएक्शन को करने के लिए। अब उसके बाद यहां पे बात आती है कि ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे आता है। अब साइटोप्लाज्म किसका पार्ट होता है, सेल का पार्ट होता है। अब आपको पता है कि सेल का जो बाहर वाला कवर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो बाहर वाला कवर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, और इस ग्लूकोज को इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है ताकि किसमें आ जाए, साइटोप्लाज्म में आ जाए, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर एक ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ये ग्लूकोज इस साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, मगर इसको कोई ट्रांसपोर्ट करेगा, इस ग्लूकोज को कोई ट्रांसपोर्ट करेगा, मदद करेगा इसके अंदर आने के लिए, ये खुद नहीं जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है किसी चीज का जाना उस रीजन से जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उस रीजन तक जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। डिफ्यूजन की मैं बात कर रहा हूं। डिफ्यूजन का मतलब है किसी सब्सटेंस का जाना उस रीजन से जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उस रीजन तक जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो यहां पे समझो कि ग्लूकोज की यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, कम है। तो इसका मतलब ग्लूकोज इस रीजन से जहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है ट्रांसपोर्ट होगा कहां तक, इस साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। मगर ये ग्लूकोज डायरेक्टली इस साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पार करना है, इसको क्रॉस करना है, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। तो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ग्लूकोज को कोई मदद कर रहा है, कोई प्रोटीन होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत सारे सब्सटेंस को मदद करते हैं इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। तो इस ग्लूकोज को भी कुछ प्रोटीन्स क्या करेंगे, मदद करेंगे, किसको क्रॉस करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो फिर ग्लूकोज किसके अंदर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर जब आएगा तब कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, ग्लाइकोलाइसिस। तो समझ आया होगा, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो 3 तरह के स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पहला कौन सा स्टेप होता है, या पहला कौन सा फेज है। पहला जो फेज है ग्लाइकोलाइसिस में वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, मतलब यहां पे एनर्जी खर्च होती है, इन्वेस्ट का मतलब खर्च होना। जो पहला फेज होता है, जो पहला स्टेप होता है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, मतलब इसमें एनर्जी यूज होती है। इसमें क्या करते हैं, इस फेज में 2 एटीपी यूज होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कहां कहां पे ये 2 एटीपी यूज होते हैं। 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहां पे यूज होते हैं क्या करने के लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए। फॉस्फोराइलेशन का मतलब अभी आपको मैंने बताया फास्फोरस ऐड करने के लिए। तो इसका ब्रेकडाउन होता है और वहां से क्या निकलती है, और एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी बाद में इन स्टेप्स को करने के लिए यूज होता है, या इन रिएक्शंस को यूज करने के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब एक तो फास्फोराइलेशन भी होता है और यहाँ पे यूज क्या होती है, एनर्जी होती है। तो शुरू करेंगे हम कि क्या होता है इस फेज में। इस फेज में जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की होती है फास्फोराइलेशन, मतलब इस ग्लूकोज के साथ क्या ऐड होगा, फास्फोरस ऐड होगा। अब वो फास्फोरस कहां से आएगा, आपको मैंने बोला था कि एटीपी वहां पे यूज होगा, तो यहाँ पे पहला एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा। तो इस एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, तो वहां से क्या निकलेगा, एडीपी और निकलेगा इनऑर्गेनिक फास्फोरस। ये जो यहाँ पे आई है, आई का मतलब इनऑर्गेनिक फास्फोरस निकलेगा, और यही फास्फोरस अब ऐड होगा किसके साथ, ग्लूकोज के साथ ऐड होगा। किसके साथ ऐड होगा, ग्लूकोज के साथ। अब ग्लूकोज के साथ ऐड होगा किस पोजीशन पे, 6th कार्बन पे। ग्लूकोज के किस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, 6th कार्बन पे। इसलिए जब ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है, जब ग्लूकोज को ऐड होता है फास्फोरस, तो वहां पे मिलता है क्या, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज के साथ अब क्या ऐड हो गया, फास्फोरस ऐड हो गया, मगर ग्लूकोज के किस कार्बन नंबर पे, 6 कार्बन, इसलिए यहां पे 6 लगा।
6 का मतलब है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, और जो ग्लूकोज का 6 वाला कार्बन होता है उसी के साथ क्या ऐड हो गया, फास्फोरस ऐड हो गया। तो जब ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होगी, जब ग्लूकोज के साथ फास्फोरस ऐड होगा, अब वो फास्फोरस कहां से आता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, तो वहां से इनऑर्गेनिक फास्फोरस निकलता है, और वहां से वो जो एनर्जी निकलती है वो भी यहाँ पे यूज होगी। और जब वो फास्फोरस निकला वो किसके साथ कंबाइन होगा, ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज के साथ जब कंबाइन होगा मगर किस कार्बन पे जुड़ेगा, ग्लूकोज के 6th कार्बन पे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इस स्टेप को करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज को फास्फोराइलेशन करवाना और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये स्टेप्स, ये जो रिएक्शन हुई यहाँ पे, इस स्टेप को करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ, हेक्सोकाइनेज। और यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो गया। कितने यूज होते हैं, 2, तो पहला यहाँ पे यूज हो गया। उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, इसकी क्या होती है, इसकी आइसोमेराइजेशन होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्या हो जाएगी, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ रखे होंगे आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब है वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी मगर डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर। अब अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मूला देखते हैं वो सेम है, तो फर्क क्या है इनकी, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग है, डिफरेंट है किससे, फ्रक्टोज से। तो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्या हो जाएगी, आइसोमेराइजेशन होगी। मतलब ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट जो ये है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसमें थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या हुई, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। चेंज ऐसा हो गया कि वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ। और इस आइसोमेराइजेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। यहां पे लगा आइसोमेरेज, और आपने एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा। आइसोमेरेज वो एंजाइम होता है जिसका काम होता है आइसोमेराइजेशन करना, जिसका काम होता है आइसोमर्स बनाना। और आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है और स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इनकी फॉर्मूला सेम होती है मगर डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो पहले हमें क्या मिला था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और जो ये फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज है, ये इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करेगा, तो कन्वर्ट किसमें करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिला, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फिर से क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेशन। मतलब फिर से ऐड क्या होगा, फास्फोरस। कहां से आएगा, एटीपी से आएगा। तो यहाँ पे पहला एटीपी यूज होगा, दूसरा यहाँ पे यूज हुआ, तो कितने यूज हो गए, 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो गए। तो जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपको मिलेगा, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की हमें क्या करनी है, फॉस्फोराइलेशन। तो जब हम इसकी फॉस्फोराइलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, एक और एटीपी यूज होगा यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, वहां से निकलेगा एडीपी और निकलेगा इनऑर्गेनिक फास्फोरस। अब ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। मतलब अब फ्रक्टोज के साथ पहले एक ही फास्फोरस था, किस पोजीशन पे था, 6th पोजीशन पे, मगर अब हमने इसको फास्फोराइलेशन किया है। मतलब अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एक और फास्फोरस ऐड होना है, तो वो आगे हमें फास्फोरस कहां से आएगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होने से, तो वो फास्फोरस फिर इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ ऐड हो जाएगा। किस कार्बन पे जुड़ेगा, जो फ्रक्टोज का पहला कार्बन है उसके ऊपर ये दूसरा, या उसके साथ ये दूसरा फास्फोरस जुड़ेगा। तो पहले तो 6th पोजीशन में था, ये तो दूसरा फास्फोरस जुड़ गया, ये कहां पे जुड़ेगा, जो फ्रक्टोज का पहला कार्बन है वहां पे जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाई का मतलब 2 आ गए, क्योंकि पहले फास्फोरस था एक, अब दूसरा भी आया, इसलिए हमने क्या लिखा, बाई का मतलब 2 क्या है, फॉस्फेट। कब बना, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉस्फोराइलेशन होगी, तो वहां पे दूसरा फास्फोरस ऐड होगा, मगर वो दूसरा फास्फोरस जो ऐड होगा वो फ्रक्टोज के पहले कार्बन पे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये जो स्टेप्स हो गए ये किस में आते हैं, ये किस फेज में आते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में आते हैं। तो दूसरा स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं जो है स्प्लिटिंग फेज। जो अब नेक्स्ट फेज है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्प्लिटिंग फेज, क्योंकि स्प्लिट का मतलब ब्रेकडाउन या क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब ये ब्रेकडाउन। तो इस स्प्लिटिंग फेज में क्या होता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है इसकी स्प्लिटिंग होती है, मतलब ये ब्रेकडाउन होता है।
किसमें होता है? दो कंपाउंड्स में ब्रेकडाउन होता है। कौन ब्रेकडाउन करता है फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट को दो कंपाउंड्स में? उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? एल्डोलेज। किसमें ब्रेकडाउन करता है फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट को? दो कंपाउंड्स में। एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा कंपाउंड जो है वो है ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जो फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट है, जब उसकी क्लीवेज होती है, जब उसकी स्प्लिटिंग होती है, जब वो ब्रेकडाउन होता है किसकी वजह से? एक एंजाइम की वजह से जिसका नाम है एल्डोलेज, तो वहां पे आपको दो कंपाउंड्स मिलेंगे। एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लाइसिरल एल्डिहाइड या ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों कंपाउंड्स मिलेंगे। अब ये जो दो कंपाउंड्स है, जब इनकी आपस में मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जब इसकी आइसोमराइजेशन होगी, ये इसमें कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब जब ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन होगी, ये कन्वर्ट किसमें होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। तो आगे जो हमारा स्टेप है जिसमें एनर्जी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी जेनरेशन फेज, वो हम शुरू करेंगे इस वाले कंपाउंड से, क्योंकि ये वाला कंपाउंड भी इसमें कन्वर्ट होता है। कब? जब इसकी क्या होगी? आइसोमेराइजेशन। तो जो नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करेंगे जिसमें क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं एटीपी के? 4 निकलते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं उसमें? ये जो फेज है एनर्जी जेनरेशन फेज, उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और 2 स्टेप्स में कितने एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं? 4। और शुरू कहां से हम करेंगे? जो तीसरा फेज है वो हम करेंगे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। तो करेंगे डिस्कस इसको। जो हम तीसरा फेज डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको मैंने बताया था, जिसमें क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो इसमें क्या होता है? इस फेज में जो ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसमें 2 प्रोसेस होती है। एक तो इसमें फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब फॉस्फोरस ऐड होगा, और दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे। ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा? एक तो फॉस्फोराइलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। ये काम कौन करेगा? एक एंजाइम करेगा जिसका नाम है ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम ये प्रोसेस करवाएगा डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब इसमें से हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या आ जाएगा? एक फॉस्फोरस आएगा, वो फॉस्फोरस इसको ऐड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। तो जब इस ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर एक तो फॉस्फोराइलेशन भी हो जाएगा, मतलब फॉस्फोरस भी ऐड हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है जब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, और ये काम कौन करता है? ये एंजाइम करता है। तो वहां पे क्या मिलेगा? 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरेट। क्या मिलेगा? जब ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉस्फोराइलेशन भी होगी और डिहाइड्रोजिनेशन भी होगी, तो वहां पे क्या निकलेगा? 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरेट। क्या मिलेगा? 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरेट मिलेगा। उसके बाद इस 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरेट को क्या होगा? इसमें से एक फॉस्फोरस निकल आएगा। 1,3-bis का मतलब 2 होता है नॉमेनक्लेचर में, अगर आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में। 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरेट से एक फॉस्फोरस निकलेगा, तो था क्या? एडीपी। उस एडीपी से जो इधर से एक फॉस्फोरस निकलेगा, वो एडीपी के साथ एक और फॉस्फोरस मिलेगा, तो बनेगा एटीपी। तो इसका मतलब यहां पे पहला एटीपी मॉलिक्यूल मिला। इस स्टेप में आपको पहला एटीपी मॉलिक्यूल मिलेगा। कब? जब इस 1,3-फॉस्फोग्लाइसिरेट से एक फॉस्फोरस निकल। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। पहले हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है?
प्लांट्स के अंदर दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है मेनली, एक है वाटर और इसके साथ मिनरल्स भी, और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर वो है फूड। तो प्लांट्स के अंदर दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स का और फूड का। तो प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू होता है, प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू होता है जिस टिश्यू को बोलते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू। प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू होता है जिसका नाम है वेस्क्यूलर टिश्यू, या इस वेस्क्यूलर टिश्यू को दूसरा नाम है वेस्क्यूलर बंडल्स। वेस्क्यूलर टिश्यू को क्या बोलते हैं दूसरा नाम? वेस्क्यूलर बंडल्स। अब इस वेस्क्यूलर टिश्यू में या इस वेस्क्यूलर बंडल में क्या आ रहा है? दो टिश्यू इसमें आ रहे हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। इन दोनों को मिलकर बोलते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स, या इन दोनों को मिलकर बोलते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू। और जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करना, कहां से? रूट से लीव्स तक। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, कहां से? फ्रॉम रूट्स, कहां तक? लीव्स तक। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कहां से? लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो जाइलम अपना काम करेगा, क्या काम करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और रूट से लीव्स तक। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना है लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो ये जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं? अगर आपने 9th में पढ़ रखा होगा, जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और आपको याद होना चाहिए किसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू? कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम उसी को बोलते हैं जो टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम उसी टिश्यू को बोलते हैं जो किसका बना होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। और एक होता है टिश्यू जो सेम टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, उनको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। टिश्यू दो तरह के हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू आप उसी को बोलोगे जो सेम टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आप उसी को बोलोगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। और जो जाइलम और फ्लोएम है ये भी किसके बने होते हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब जाइलम कितने सेल्स का बना होता है? 4 सेल्स का बना होता है। जाइलम 4 डिफरेंट सेल्स का बना होता है। क्या नाम है उनका? पहला है ट्रेचिस, जो पहली सेल है उसका नाम है ट्रेचिस। दूसरा है उसको बोलते हैं जाइलम वेसल। तीसरा है उसको बोलते हैं जाइलम फाइबर। और चौथा जो है उसको बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम है वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। पहले का नाम है ट्रेचिस, दूसरे का नाम है जाइलम वेसल, तीसरे का नाम है जाइलम फाइबर, और जो चौथी सेल उसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। यहां पे आपको मैं एक पॉइंट याद बताना चाहता हूं, जो ये ट्रेचिस और जाइलम वेसल सेल है ये क्या बनाती है? ये दोनों सेल्स ट्रेचिस और जाइलम वेसल, ये दोनों सेल्स क्या बनाते हैं? एक चैनल बनाते हैं। जो ट्रेचिन होती है और जो ये जाइलम वेसल है, ये दोनों सेल्स क्या बनाती है? एक चैनल बनाती है, एक ट्यूब बनाती है, जिसको बोलते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल। क्या बोलते हैं? वाटर कंडक्टिंग चैनल। वाटर कंडक्टिंग चैनल कौन बनाता है?
जो जाइलम की ये दो सेल्स होती है, ट्रेचीडिस एंड जाइलम वेसल, ये ट्यूब बनाती है, ये चैनल बनाती है जिसके थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट होता है, और उस चैनल को हम क्या बोलते हैं, वाटर कंडक्टिंग चैनल, मतलब वो चैनल, वो ट्यूब जिसके थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट होता है। मगर वो कौन सी सेल बनाती है, एक तो ट्रेचीडिस और दूसरी जाइलम वेसल। अब ये सेल देखो, अब ये जाइलम जो होता है वो रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, और जो स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, और लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। जाइलम कहां पे प्रेजेंट होता है, रूट्स के अंदर भी, स्टेम के अंदर भी, लीव्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और जाइलम का जो रूट के अंदर जाइलम होगा उसके अंदर भी वाटर कंडक्टिंग चैनल ये दोनों सेल्स बनाएंगे, और जो स्टेम के अंदर जाइलम होगा उसके अंदर भी ये दोनों सेल्स बनाएंगे, ये चैनल, और जो लीव्स के अंदर जो जाइलम होगा वहां पे भी ये दोनों सेल्स ये चैनल बनाएंगे। फिर तीनों पार्ट्स की ये जो वाटर कंडक्टिंग चैनल है वो कनेक्ट हो जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है, आपस में कनेक्ट होती है। जो जाइलम रूट के अंदर होता है वो वहां पे जो दो सेल्स होती है वो भी वहां पे अपनी चैनल बनाएगी पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो स्टेम के अंदर जाइलम होगा वहां पे भी ये दोनों सेल्स वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाएंगे, और जो लीव्स के अंदर जाइलम होता है वहां पे भी ये दोनों सेल्स वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाएंगे। इसका मतलब तीनों पार्ट्स के अंदर ये वाटर कंडक्टिंग चैनल बन गई। फिर ये तीनों पार्ट्स की जो वाटर कंडक्टिंग चैनल है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, आपस में मिल रही है। तो कहां से शुरू हुई, रूट से कहां तक, लीव्स तक। फिर इसी वाटर कंडक्टिंग चैनल के थ्रू रूट से ट्रांसपोर्ट होता है पानी कहां तक, लीव्स तक। ये जो वाटर कंडक्टिंग चैनल है ये बाद में रूट से पानी को ट्रांसपोर्ट करके कहां तक, लीव्स तक। अब बात क्या आती है, बात आती है कि पानी को पहुंचना है लीव्स के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर होती है और पानी वहीं पे चाहिए, और मिट्टी से पानी रूट्स लेते हैं। तो जहां से ये पानी लेता है और जहां तक पानी को जाना है, अगर इन दोनों पार्ट्स के बीच में जो पार्ट पानी ले रहा है वो रूट ले रहा है, बात को समझना, जो पार्ट पानी ले रहा है मिट्टी से वो रूट ले रहा है, कहां तक जाना है, जहां पे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहां पे होता है, लीव्स के अंदर। तो इन दो पार्ट्स के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगी, किन दो पार्ट्स के बीच में, जो पार्ट मिट्टी से पानी ले रहा है और जिस पार्ट के अंदर क्लोरोफिल है, अगर इन दो पार्ट्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो वहां पे जो पानी का ट्रांसपोर्ट होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने पढ़ रखा 9th क्लास में। डिफ्यूजन का मतलब या ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, जब पानी का ट्रांसपोर्ट होता है कहां से, उस रीजन से जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उस रीजन तक जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, या उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, क्योंकि जब पानी का डिफ्यूजन होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। पानी का एक जगह से जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से ट्रांसफर होना उस जगह तक जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, या उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। मगर अब प्लांट्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है, जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो उनके अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आपने पहले चैप्टर में, इसी चैप्टर में हमने डिस्कस किया था एक प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ कि लीव्स के अंदर जो पानी होता है वो बाद में लीव्स स्टोमेटा के थ्रू लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। लीव्स के अंदर जो पानी था वो बाद में लॉस होता है इन द, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ, पानी का लॉस होना किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। अब जब लीव्स के अंदर जो पानी था वो लॉस हो गया थ्रू स्टोमेटा, इसका मतलब लीव्स के अंदर तो पानी नहीं रहा, प्रोसेस कौन सी होगी, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से लीव्स के अंदर जो पानी है वो लॉस हो गया, एटमॉस्फेयर में लॉस हो गया थ्रू स्टोमेटा। अब क्या करेगा, जो पानी नीचे था प्लांट के अंदर उस पानी को ऊपर खींचा जाएगा, क्योंकि लीव्स के अंदर पानी खत्म हो गया, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से। अब जो पानी है उसको पुल किया जाएगा, खींचा जाएगा ऊपर, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि पहले ट्रांसपिरेशन होगी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से लीव्स के अंदर पानी खत्म हो गया, लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्टोमेटा, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। अब लीव्स के अंदर पानी नहीं बचा, मगर बाद में क्या होता है कि जो पानी दूसरे पार्ट्स में होता था, मतलब स्टेम में है, रूट्स में है, उस पानी को बाद में ऊपर खींचा जाता है, क्योंकि लीव्स के अंदर पानी नहीं है। तो जब लीव्स के अंदर पानी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो खत्म हो गया, लॉस हो गया, अब बाद में पानी को क्या किया जाता है, ऊपर खींचा जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल प्लांट्स को दिन में मदद करता है क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने में। दिन में जो प्लांट उसको मदद करता है पानी को ट्रांसपोर्ट करने में वो है ट्रांसपिरेशन पुल।
क्योंकि ट्रांसपिरेशन दिन में ही होती है, धूप दिन में ही होती है, पानी जो लीव्स में था वो गर्म हो गया लाइट के थ्रू, वो दिन में होती है, रात को लाइट नहीं होती है, रात को तो सनलाइट नहीं होती है। तो फिर रात को प्लांट्स के अंदर कौन मदद करता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, कहां तक, ऊंचे हाइट तक, क्योंकि प्लांट्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो दिन में तो मदद करेगा ट्रांसपिरेशन पुल, मगर रात को कौन मदद करेगा, क्योंकि दिन में तो ट्रांसपिरेशन होती है, रात को ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, क्योंकि रात में जो पानी जो लॉस हो रहा था थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वो नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, सनलाइट है नहीं। तो रात को कौन मदद करता है प्लांट्स को पानी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद, वो है रूट प्रेशर। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, दिन में मदद करता है ट्रांसपिरेशन पुल, और रात में जो प्लांट्स को मदद करता है पानी को ट्रांसपोर्ट करने में, वो करता है रूट प्रेशर। तो आगे समझ, तो ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना। अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम फूड कहां पे बनता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, लीव्स के अंदर, और फूड कहां पे बनता है, लीव्स के अंदर। तो लीव्स से वो फूड बाद में फ्लोएम के थ्रू जाता है दूसरे पार्ट्स के अंदर, जहां पे फूड बनता है उसको बोलते हैं सोर्स, जहां पे फूड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स, और जहां तक जाएगा, जहां पे उसको जाना है उसको बोलते हैं सिंक। ये पॉइंट यहां पे याद रखना। तो फूड कहां पे बनता है, लीव्स के अंदर, तो लीव्स हो गए सोर्स, जाएगा कहां पे, रूट्स के अंदर जाएगा, स्टेम के अंदर जाएगा, ब्रांच के अंदर जाएगा, वो हो गया दूसरे पार्ट, उनको बोलते हैं सिंक, SINK। तो फूड का ट्रांसपोर्ट होना सोर्स से सिंक तक किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। यहां पे पॉइंट याद रखना है, फूड कहां पे बनता है, लीव्स के अंदर, उसको बोलते हैं सोर्स, जाना कहां पे, दूसरे पार्ट्स के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, सिंक। किसके थ्रू जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। तो लीव्स से या सोर्स से फूड का ट्रांसपोर्ट होना तो अदर पार्ट्स, और दूसरे जो पार्ट्स है जहां तक फूड को जाना है उनको बोलते हैं सिंक। किसके थ्रू जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है फूड का ट्रांसपोर्ट होना, कहां से, या तो बताओ लीव्स से या सोर्स से, कहां तक, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट या टू द सिंक तक। सिंक का मतलब क्या हुआ, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहां तक फूड को जाना है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और आपको पता है कि देखो दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। अब प्लांट्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहीं पे एनर्जी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी यूज नहीं होती है, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है मगर वहां पे एनर्जी यूज नहीं होती है, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मगर अगर कहीं पे फॉर एग्जाम्पल फूड को ट्रांसपोर्ट होना है, फूड को ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम, वहां पे यूज होती है एनर्जी, वहां पे यूज क्या होती है, एनर्जी। और आपको पता है वो एनर्जी कहां से मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जब किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक मगर वहां पे एनर्जी यूज होती है, उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव क्या बोलते हैं, एक्टिव। और जिसमें यूज नहीं होती है उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम में 4 सेल्स का बना होता है। फ्लोएम में कितने सेल्स का बना होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। पहली कौन सी सेल है, पहली जो सेल है उसका नाम है सीव ट्यूब्स। पहली सेल जो फ्लोएम के अंदर होती है उसको बोलते हैं सीव ट्यूब्स। दूसरी सेल जो होती है उसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल। तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। और चौथी जो होती है उसको बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब जो फूड इन चारों सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है वो खाली सीव ट्यूब्स के थ्रू होता है, क्योंकि सीव ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये चैनल है, इसी के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है। फिर कंपेनियन सेल का काम क्या है, जो कंपेनियन सेल है इसका काम क्या है, सीव ट्यूब्स के थ्रू ही फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब कंपेनियन सेल सीव ट्यूब सेल के साथ साथ होती है, क्यों, क्योंकि सीव ट्यूब जो सेल है इसका अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। अब इस सेल का जो कंट्रोल करेगा कौन करेगा, क्योंकि सेल के अंदर हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है। मगर सीव ट्यूब्स के, जिस सीव ट्यूब के थ्रू फूड का ट्रांसफर होता है फ्लोएम के अंदर,
उसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर इसकी एक्टिविटी, इसका काम जो है वो कंट्रोल कौन करता है? वो करता है कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो करता है। इसलिए जहां पे सीव ट्यूब सेल होगी वहां पे कंपेनियन सेल होगी, तो कंपेनियन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वही न्यूक्लियस इस सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो ये पार्ट आपको यहां पे याद रखना है कि फ्लोएम का काम क्या होता है, जाइलम का काम क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन पुल क्या मदद करता है, रूट प्रेशर क्या काम करता है, ये पार्ट आपको यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन के बारे में चल रहा था और पहले हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए बच्चे पैदा होते हैं और इसमें नए बच्चे पैदा करने के लिए इन्वॉल्व होता है वन पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है नए बच्चे पैदा करने में, न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए, न्यू प्रोजेनी को पैदा करने के लिए कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए या न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए। और आपको पता है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, वो एक जैसे होते हैं और वो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं एक पेरेंट से कितने भी बच्चे पैदा होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो सारे बच्चे आइडेंटिकल होंगे और एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट की, तो मतलब एक जैसे होंगे। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इन इंडिविजुअल्स के लिए जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, वो इंडिविजुअल्स जो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक टर्म यूज की गई है जिसको बोलते हैं कलोन। जिसको क्या बोलते हैं? कलोन बोलते हैं। अगर से बोलेगा कलोन क्या होता है, आपको बोला कि कलोन एक टर्म होती है जो डिस्क्राइब करता है उन इंडिविजुअल्स को जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है और बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। अब कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर किन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? जो यूनिसेल्युलर होंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, टिश्यू लेवल तक होगी। एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और दूसरे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगी। फॉर एग्जाम्पल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो किंगडम में आते हैं, मोनिरा और प्रोटिस्टा। मोनिरा और प्रोटिस्टा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और जो मोनिरा और प्रोटिस्टा के अंदर ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स डिवाइड होते हैं। किसके अंदर डिवाइड होने के बाद? दो के अंदर डिवाइड हो गए, 3 के अंदर डिवाइड हो गए, 4 के अंदर, जो भी। तो ये जो मोनिरा और प्रोटिस्टा होता है इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद न्यू सेल्स देते हैं और न्यू सेल्स जो बनते हैं डिवाइड होने के बाद वही न्यू सेल्स बाद में चेंज होते हैं, डेवलप होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे मोनिरा और प्रोटिस्टा के अंदर जो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं, इनकी सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद जो नई सेल्स बनती है वही नई सेल्स बाद में डेवलप होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। जैसे आपने पढ़ रखा होगा एमीबा के बारे में। एमीबा क्या होता है? ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी डिवाइड होता है 2 हाल्वस के अंदर, 2 हाल्वस के अंदर या 2 डॉटर सेल्स के अंदर और वही 2 डॉटर सेल्स बाद में डेवलप होते हैं 2 नए एमोबा के अंदर। प्लाज्मोडियम के बारे में आपने सुना होगा। प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम जो होता है वो भी डिवाइड होता है बहुत सारे सेल्स के अंदर, बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर और वही बहुत सारी डॉटर सेल्स बाद में डेवलप होती है बहुत सारे प्लाज्मोडियम के अंदर, जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। एमोबा यहाँ पे डिवाइड होगा 2 हाल्वस के अंदर, 2 डॉटर सेल्स के अंदर और 2 नए एमोबा बन गए। इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब टूटना। यहाँ पे एमोबा टूट रहा है 2 हाल्वस के अंदर, 2 डॉटर सेल्स के अंदर और वो बाद में डेवलप होते हैं 2 नए एमोबा के अंदर। प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहा है बहुत सारे हाल्वस के अंदर, बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर
तो वो बहुत सारे डॉटर सेल बाद में डेवलप होते हैं बहुत सारे प्लाज्मोडियम के अंदर, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं वो करते हैं सेल डिवीजन। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बता जिसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन की वजह से होता है, या जिनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, मोड है, वो सेल डिवीजन है। क्यों? देखो यहाँ पे डिवाइड हो रही है सेल डिवाइड हो रही है, नई सेल्स बन रही है, वही नई सेल्स बाद में नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होती है। तो यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सेल डिवीजन। किसके अंदर? एग्जाम्पल आप याद रखो, एमोबा के अंदर, और दूसरा प्लाज्मोडियम के अंदर। और प्लाज्मोडियम के अंदर कौन सा फिशन होता है? मल्टीपल फिशन। और बाइनरी फिशन किसके अंदर होता है? एमोबा के अंदर। और अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किस किंगडम में आते हैं? फंगी में। फंगी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? जो किंगडम कौन सा है? किंगडम फंगी। किंगडम फंगी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं या कुछ एल्गी, वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? इनके पास क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो किंगडम फंगी है, ये किंगडम फंगी अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? क्योंकि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। और कॉमनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स अगर ऐसे बोला गया व्हाट इज ज़ूस्पोर्स, आपको बोला ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो फंगी जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब ये मूवमेंट करता है, ये चलने वाला होता है। क्या बोला मैंने? फंगी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनके पास क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ज्यादातर जो कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा गया उसका नाम है ज़ूस्पोर्स। मगर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया कुछ नए नए एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जैसे एक प्लांट है जिसका नाम है पेंसिलियम। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेंसिलियम के पास कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है? उसका नाम है कोनिडिया। उसका नाम क्या है? कोनिडिया। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज कोनिडिया, तो आपको बोला कोनिडिया इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मगर किस प्लांट के अंदर? पेंसिलियम के अंदर। किस प्लांट के अंदर? पेंसिलियम के अंदर। और आपने नाम सुना होगा हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के अंदर कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है? उसका नाम है बड। तो बड भी क्या है? बड एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और एक है प्लांट जिसका नाम है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज भी प्लांट्स है। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं जीम्यूल्स। क्या बोलते हैं? जीम्यूल्स। Jumulus is a asexual reproductive structure in sponges. Bud is a asexual reproductive structure in Hydra, and Conidia is a asexual reproductive structure in Penicillium. और आपने बडिंग के बारे में सुना होगा। हाइड्रा के अंदर होती है, यीस्ट के अंदर होती है। क्या होता है? बडिंग जब होती है एक जगह ऐसी होती है इनके अंदर, चाहे हाइड्रा हो चाहे यीस्ट हो, एक जगह इनके अंदर ऐसी होती है जहां पे सेल डिवीजन अनइक्वल होता है। जो ये हाइड्रा होता है और यीस्ट होता है, इनके अंदर एक जगह ऐसी होती है जहां पे सेल डिवीजन अनइक्वल होता है, ज्यादा होता है वहां पे सेल डिवीजन। तो उसकी वजह से वहां से क्या निकल के आता है? बड निकल के आता है। पहले वो बड थोड़ा सा डेवलप होता है, ये पेरेंट बॉडी से अटैच होता है और थोड़ा सा डेवलप होता है, और उसके बाद ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटेच होता है। डिटेच का मतलब अलग होता है, फिर डेवलप होता है नए हाइड्रा के अंदर या नए यीस्ट के अंदर। तो बड कैसे निकलता है? बड कहां पे निकलेगा? जहां पे उस जगह पे हाइड्रा के अंदर या यीस्ट के अंदर बड वहीं पे निकलेगा जहां पे सेल डिवीजन अनइक्वल होगा, और फिर ये बड थोड़ा सा डेवलप होता है और अपने पेरेंट बॉडी से अटैच होता है। मगर जब ये थोड़ा सा डेवलप होता है फिर ये पेरेंट बॉडी से डिटेच होता है, अलग होता है और डेवलप हो जाता है नए हाइड्रा के अंदर या नए यीस्ट के अंदर। और उसके बाद
आपने एक वर्ड सुना होगा नोड्स के बारे में। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर ये नोड्स निकल के आते हैं। ये नोड्स जब उनके अंदर निकल के आते हैं, ये नोड्स बाद में उस मिट्टी के साथ या मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है। एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर क्या निकला है? नोड्स। और यही नोड्स बाद में किसके कांटेक्ट में आते हैं? उस मिट्टी में कांटेक्ट आते हैं या उस मिट्टी के साथ कांटेक्ट में आते हैं जिस मिट्टी के अंदर नमी हो, मॉइस्चर हो। फिर यही नोड्स बाद में डेवलप हो जाता है। इसी नोड से बाद में रूट्स निकल के आएंगे और नया पेड़ निकल के आएगा। किसके थ्रू? नोड्स के थ्रू। और आपने सुना होगा एक प्लांट लीव्स होता है जिस लीव का नाम है ब्रायोफाइलम। एक लीव है जिसका नाम क्या है? ब्रायोफाइलम। बुक में इसकी डायग्राम। ब्रायोफाइलम के अंदर जब लीव देखा गया है, उसके अंदर एक जगह होती है ऐसी जगह होती है वी शेप्ड। और जो वी शेप्ड जगह होती है इनको बोलते हैं नोचेस। क्या बोलते हैं? नोचेस। इन नोचेस से क्या निकल के आता है? बड निकल के आता है। जो ब्रायोफाइलम लीव होता है, ब्रायोफाइलम लीव के अंदर क्या होते हैं? ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं लीव के अंदर। लीव के ऊपर या लीव इसकी बाउंड्री जो होती है वी शेप्ड होती है। और जो वी शेप्ड बाउंड्री होती है इस ब्रायोफाइलम लीव्स के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? नोचेस। ये जो नोचेस है, ये वी शेप्ड, यहां पे जहां पे मैं इशारा दिखा रहा हूं, इनको बोलते हैं नोचेस। और ये से क्या निकलता है? बड। और ये इसी बड से बाद में नया पेड़ निकल के आता है। और उसके बाद आपने सुना होगा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टाइप आता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं? ये प्लांट्स में होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? प्लांट्स के हम पार्ट्स यूज करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं? प्लांट्स के पार्ट्स यूज करते हैं। फिर वो जो पार्ट हमने यूज किया है उससे बाद में आपको पूरा प्लांट मिलता है। जैसे गन्ने के अंदर जब हम गन्ने डालते हैं, हम क्या करते हैं? गन्ने का पेड़ जो होता है उसको काटते हैं और एक हिस्सा उसका जमीन में डालते हैं, फिर वहीं से पेड़ निकल के आता है। जो बनाना है, जो जिंजर है और जो पोटैटो होता है, इसमें भी हम पार्ट्स यूज करते हैं। फिर उन पार्ट से हमें बाद में पूरा प्लांट मिलता है। उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और जिन पार्ट से आपको ये नया पेड़ मिल रहा है, इनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। टॉपिक का नाम क्या है? वेजिटेशन प्रोपोगेशन। किसके अंदर यूज होता है? प्लांट्स के अंदर। क्या यूज करते हैं हम? बहुत सारे पार्ट्स यूज करते हैं जिनसे बाद में आपको पूरा प्लांट मिलता है। तो एक ही प्लांट यूज होता है, एक ही पेरेंट का यूज होता है, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। और जो पार्ट्स हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? पूरा प्लांट लेने के लिए, उन पार्ट्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। अब आपको वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स की कुछ एग्जांपल याद रखनी है। फॉर एग्जांपल बनाना के अंदर हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? जिंजर के अंदर हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं पूरा प्लांट लेने के लिए? उसको बोलते हैं रहीजोम। क्या बोलते हैं? रहीजोम। कुछ के अंदर हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्यूबर। कुछ के अंदर यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑफसेट। कुछ के अंदर हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं बल्ब। उसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। और कुछ के अंदर यूज करते हैं उसको बोलते हैं सकर। रहीजोम, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, सकर, इन सारों को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। क्योंकि इनसे, रहीजोम से, सकर से, बल्ब से, ऑफसेट से, रहीजोम से, इनको हम जब यूज करते हैं तो वो बाद में आपको क्या देते हैं? पूरा प्लांट देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। और आपको पता है कि इन पार्ट से जो आपको प्लांट मिलेगा वो कैसे होगा? वो वैसे होगा जिसका पार्ट आपने लिया है। जैसे हमने गन्ने का पार्ट लिया है और वहां पे जो गन्ने का पार्ट आपने काट लिया वो जमीन के अंदर डाल दिया, फिर पेड़ वहां से कैसे आएगा? गन्ने वाला ही आएगा पेड़, शुगर केन का पेड़ ही आएगा। और वो पेड़ कैसा होगा? वो जेनेटिकली उसी का जैसा होगा जो उसके पेरेंट था। जब आप गन्ने का पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक गन्ना लिया, ये गन्ना कैसा था जेनेटिकली? ये कैसा था? इसको आपने काट दिया, जमीन के अंदर डाल दिया। इससे क्या, जमीन के अंदर काटने के बाद क्या है? नए गन्ने आ गए। और जो नए गन्ने आएंगे वो जेनेटिकली इसके जैसे होंगे।
इस पेरेंट के जैसे, जहां से आपने उस पार्ट को लिया है। तो आपने एक और नाम सुना होगा, हमारे पानी के अंदर एक पेड़ निकल के आता है जिसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। क्या बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ। और इसको क्या नाम दिया गया है? टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये जल्दी फैल जाता है। क्यों जल्दी फैल जाता है? क्योंकि ये भी रिप्रोडक्शन करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, इसमें कम समय लगता है नया पेड़ आने में, एज कंपेयर टू जब हम बीज डालते हैं। अगर हम बीज डालेंगे और एक पेड़ हम निकालेंगे प्रोपोगेशन से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, जो जल्दी पेड़ आ जाएगा, जल्दी पेड़ जो निकल के आएगा वो किसका आएगा? जो हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का किया होगा। तो वाटर हाइसिंथ क्या है? ये भी अपनी रिप्रोडक्शन करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, और ये जल्दी स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है और जल्दी फैल जाता है। ये क्या करता है? ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको यूज करता है। अगर पानी के अंदर मछली होगी और मछली को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मगर उस पानी के अंदर क्या आया? वाटर हाइसिंथ आया। और ये वाटर हाइसिंथ क्या करता है? रिप्रोडक्शन कौन सा करता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है और जल्दी फैल जाता है। उसकी वजह से क्या करता है? जो पानी के अंदर ऑक्सीजन था उसको यूज करता है, फिर मछलियों के लिए पानी नहीं बचता, फिर मछलियों के लिए ऑक्सीजन नहीं बचता है। जो फिशेज उस पानी के अंदर होगी, जिस पानी के अंदर वाटर हाइसिंथ क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, वो वाटर हाइसिंथ उस पानी से जो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन था उसको यूज करता है, कंज्यूम करता है। फिर ऑक्सीजन के अंदर, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की लेवल है वो कम होती है, फिर मछलियों को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, अल्टीमेटली जो मछली होती है वो मर जाती है। तो इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इसके फ्लावर्स अच्छे होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, मगर क्या करता है? एक तरह का पानी को गंदा कहां पे आ जाता है? जहां पे पानी रुका होता है। जो पानी रुका होता है उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, STAGNANT, स्टेगनेंट वाटर। जो पानी रुका हुआ होता है उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर के अंदर ये ज्यादा डेवलप होता है, ग्रोथ करता है। कौन? वाटर हाइसिंथ, जिसको क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। ये भी रिप्रोडक्शन कैसे करता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से करता है और जल्दी फैल जाता है। और आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दो एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेज है? एक तो ये टाइम कम लेता है नया पेड़ देने में, दूसरा ये हम उन प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं जो सीड लेस होते हैं, जो बीज, जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होती है कि जो नया पेड़ आपको आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वो जेनेटिकली सिमिलर होगा उसी पेरेंट से जिस पेरेंट से आपने उस पार्ट को लिया है। तो ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना ही आपको इसके बारे में। मगर कभी कभी जो डायग्राम होती है, तुम्हारे बुक में डायग्राम बहुत सारी दी गई है, जहां पे ऑफसेट भी दिखाया गया है, जहां पे रहिजोम भी दिखाया गया है, जहां पे बड भी दिखाया गया है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दे दो जिसके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेल डिवीजन ही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोन के बारे में पूछा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका दूसरा चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। और एक्सक्रीशन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब एक इंसान के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है या मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहां से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। जब हमारे सेल्स के अंदर, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो फिर वहां से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। और अगर वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जमा हो गए, स्टोर हो गए, मतलब वो हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हुए, तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाएगा, जहर बन जाएगा। जिसका मतलब है जो वेस्ट मटेरियल निकल गया ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रह गया तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करेगा? जहर का काम करेगा। फिर एक इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारी पैदा हो जाएगी। तो उसी के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम।
जिसका नाम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो यूज होता है किस प्रोसेस को करने के लिए, एक्सक्रीशन को करने के लिए। किस प्रोसेस को करने के लिए, एक्सक्रीशन प्रोसेस को करने के लिए। तो अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज एक्सक्रीशन, सिंपल डेफिनेशन, एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है। इसका मतलब एक्सक्रीशन प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर निकलता है, तो एक प्रोसेस है। तो हमारी बॉडी के अंदर, इंसानों के अंदर कौन सा वेस्ट मटेरियल है? हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजीनियस, ये हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, इंसानों के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल। और इसी नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव होना है, और वो रिमूव हो जाएगा किस प्रोसेस से, एक्सक्रीशन से। अब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से, जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहां से ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलता है। फिर इस नाइट्रोजन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। कौन करता है ट्रांसपोर्ट? ब्लड करता है। मतलब जब कहीं पे भी हमारी बॉडी के अंदर ये नाइट्रोजन वेस्ट निकलेगा और इस नाइट्रोजन वेस्ट को बाद में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड बाद में उसको कहां पे लेके जाता है? ब्लड इस नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को कहां पे लेके जाता है? लेके जाता है किडनी के अंदर। किसके अंदर? किडनी के अंदर। तो किडनी बाद में उस ब्लड को, जिस ब्लड के अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, उस ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। किडनी क्या करेगी? फिल्ट्रेशन करेगी। फिल्ट्रेशन का मतलब साफ करेगा। किसको? ब्लड को, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। तो किडनी क्या करेगी? ब्लड से इस नाइट्रोजनस वेस्ट को, इस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को निकालेगी। किसकी फॉर्म में निकलेगा? जब किडनी उस ब्लड की, जिस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, उस ब्लड की फिल्ट्रेशन करेगा, फिर वो किडनी इस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को निकाल रही है। किसकी फॉर्म में? या तो यूरिक एसिड की फॉर्म में, या तो यूरिक एसिड की फॉर्म में, या तो यूरिया की फॉर्म में। मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को किडनी निकालेगी ब्लड से, जब फिल्ट्रेशन होगी, किसकी फॉर्म में? यूरिक एसिड की फॉर्म में या यूरिया की फॉर्म में। फिर ये बाद में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। किसके थ्रू? यूरिन, जो टॉयलेट आता है। तो टॉयलेट के अंदर क्या होता है? टॉयलेट के अंदर यही नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। किसकी फॉर्म में? या तो यूरिक एसिड की फॉर्म में, या तो यूरिया की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। अब आप बोलोगे कि ब्लड के अंदर है क्या ऐसा? ब्लड के अंदर है क्या ऐसा जो, सॉरी, किडनी के अंदर क्या है ऐसा जो इस ब्लड को, जिस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको फिल्ट्रेशन करती है? क्या है किडनी के अंदर? किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है नेफ्रॉन। मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है फिल्ट्रेशन करना। तो इनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट। किडनी के अंदर इनका काम होता है फिल्ट्रेशन करना, तो इनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट। ये क्वेश्चन आता है कि किसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी के अंदर? तो आपको बोलना है नेफ्रॉन। मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर आप बुक में देखोगे, नेफ्रॉन के एक एंड पे एक स्ट्रक्चर होता है कप शेप। नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर आप देखोगे, इस नेफ्रॉन के एक एंड पे एक स्ट्रक्चर होता है कप शेपेड, प्याले की शेप में। किसकी शेप में? प्याले की शेप में कप शेपेड होता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाउमैनस कैप्सूल। बाउमैनस कैप्सूल। जो नेफ्रॉन का एक एंड होता है, वहां पे क्या होता है? एक कप शेपेड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बाउमैनस कैप्सूल।
अब बाउमेलिस कैप्सूल क्या काम करता है? जब ये नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करेगा ब्लड की, वहां से निकलता है एक चीज जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जब किडनी ब्लड को, जब नेफ्रॉन ब्लड को फिल्ट्रेशन करेगा, वहां से क्या निकलता है? फिल्ट्रेट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बोलते फिल्ट्रेट कैसे होता है, यहां पे हमने रखा है फिल्टर पेपर और यहां पे हमने वो कुछ पानी डाला, गंदा पानी, और जो गंदगी होती है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहती है, और जो यहां पे नीचे गिरता है इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। तो जब नेफ्रॉन भी ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है तो वहां से निकलता है फिल्ट्रेट, और उस फिल्ट्रेट को स्टोर करता है ये बाउमेलिस कैप्सूल। तो अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाउमेलिस कैप्सूल, तो आपको बोला कि बाउमेलिस कैप्सूल का काम होता है किसको स्टोर करना? फिल्ट्रेट को स्टोर करना। अब एक दिन के अंदर किडनी कितना फिल्ट्रेट निकालती है? नॉर्मली अगर देखा जाए कि कितना फिल्ट्रेट निकलता है एक दिन में, एक एडल्ट के अंदर वो होता है 180 लीटर। 180 लीटर एक दिन में फिल्ट्रेट निकलता है। मगर यूरिन हम कितना करते हैं, टॉयलेट हम कितना करते हैं? 1 या 2 लीटर करते हैं। फिर बाकी जो फिल्ट्रेट है वो कहां पे गया? जो बाकी फिल्ट्रेट है वो हमारे किडनी के अंदर ट्यूब्स होते हैं, जिनको बोलते हैं रिनल ट्यूब्यूल्स। रिनल का मतलब है किडनी। किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो ट्यूब्यूल्स बाद में बहुत सारे फिल्ट्रेट को क्या करते हैं? रीअब्सॉर्ब करते हैं। रीअब्सॉर्ब का मतलब है अपने अंदर लेके जाते हैं। फिल्ट्रेट कितना निकला? 180 लीटर। यूरिन कितना निकलता है एक दिन में? 2 या 2.5 लीटर निकलते हैं। तो बाकी जो फिल्ट्रेट था, जो बाकी फिल्ट्रेट बचा वो कहां पे गया? उसको जो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, बुक में लिखा है रीनल ट्यूब्यूल्स, वो रीनल ट्यूब्यूल्स इस फिल्ट्रेट को बाद में क्या करते हैं? रीअब्सॉर्ब करते हैं। और साथ साथ में इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी होते हैं। इस फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। जो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके खाने से क्या निकला? ग्लूकोज निकला, एमिनो एसिड निकला, कुछ साल्ट निकले। तो कभी कभी वो एमिनो एसिड, वो ग्लूकोज, वो साल्ट इस फिल्ट्रेट में आता है। ये बाहर भी निकल सकता है, यूरिन की तरफ बाहर भी निकल सकती है। नहीं, फिल्ट्रेट से जो फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज आता है, एमिनो एसिड्स आते हैं, साल्ट आता है, वो फिर से बाद में हमारी बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब होता है। कौन करता है? जो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो फिल्ट्रेट में आता है। फिल्ट्रेट में क्या क्या आ सकता है? ग्लूकोज भी आ सकता है, एमिनो एसिड्स भी आ सकते हैं, साल्ट भी आ सकता है। मगर बाद में फिल्ट्रेट से इस ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, साल्ट का क्या होता है? रीअब्सॉर्प्शन होता है। कौन करता है? किडनी के ट्यूब्यूल्स करते हैं। अब कभी कभी फिल्ट्रेट में से पानी कितना रीअब्सॉर्ब होगा? क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितना आप यूरिन करोगे। यूरिन कितना आप करोगे वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी कितना है, पानी का अमाउंट कितना है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा होगा, अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा होगा, सही होगा, बैलेंस में, तो फिर यहां पे फिल्ट्रेट से पानी का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, फिर तो यूरिन ज्यादा आ जाएगा। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी का अमाउंट कम हुआ है, फिर उस टाइम क्या होता है? फिल्ट्रेट से जो पानी होगा वो रीअब्सॉर्ब होगा। इसका मतलब यूरिन कम बनेगा। यूरिन क्या होता है? पानी तो होता है। अब जितना तो पानी पियोगे उतना ज्यादा यूरिन आता है, जितना तो पानी कम पियोगे उतना यूरिन कम आता है। क्योंकि जब पानी तुम कम पियोगे, फिल्ट्रेट के अंदर जो पानी था उसकी रीअब्सॉर्प्शन होगी। मगर अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की लेवल सही है, उस टाइम फिल्ट्रेट से पानी की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, तो यूरिन भी आपको नॉर्मली सही से आएगा। अब जब किडनी ये काम करती है, यूरिन को बनाती है। क्यों? क्योंकि जब नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन करने के बाद वहां से निकलेगा ये यूरिक एसिड और यूरिया, फिर बाद में इसको बाहर निकलना है किसी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। इसका मतलब यूरिन कहां पे बन गया? किडनी के अंदर। अब किडनी से यूरिन कहां पे जाता है? हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कुछ ऑर्गन्स आते हैं। पहला आता है किडनी 2 होते हैं। उसके बाद आता है यूरिटर, ये भी 2 होते हैं। उसके बाद आता है एक थैला जिसमें यूरिन स्टोर होता है, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और बाद में एक और पार्ट आता है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ये 5 ऑर्गन्स आते हैं, 4 ऑर्गन्स आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। जब किडनी ने यूरिन बनाया, वो यूरिन बाद में
दो किडनी है और दोनों किडनी के ऊपर दो यूरिटर लगे होते हैं, और वो यूरिन जो किडनी ने बनाया वो बाद में आ गया किसके अंदर, यूरिटर के अंदर, और यूरिटर से वो ट्रांसफर होगा एक थैले के अंदर जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता जाता है। जब किडनी अपना काम कंटिन्यू करती है, यूरिन बनता रहता है, फिर वो सारा यूरिन यूरिटर के थ्रू किसमें आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो स्टोर होता है। अब जब यूरिनरी ब्लैडर ये थैला होता है, ये फुल हो गया, इसमें यूरिन भर गया, फिर हमारे दिमाग से उसको इंफॉर्मेशन आती है कि आपको कंट्रैक्ट करना है, कंट्रैक्ट का मतलब पास में आना है, तो उस टाइम हमें लगता है कि सुसु आ गया, उस टाइम हमें क्या लगता है, सुसु आ गया, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर को इशारा किसने दे दिया, दिमाग ने दे दिया। तो फिर हम टॉयलेट जाते हैं, तो फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकलता है, किसके थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू बाद में यूरिन बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। तो इसका मतलब यूरिन बाहर निकला। अब यूरिन के अंदर क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट है, किसकी फॉर्म में, यूरिक एसिड और यूरिया की फॉर्म में। अगर ये यूरिक एसिड या यूरिया या नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी से नहीं निकला, ये फिर हमारे बॉडी जो हमारे जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं पाँव पैर में, तो फिर वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये यूरिक एसिड वहां पे भी जमा होता है, ये यूरिक एसिड बाद में जो पैर होते हैं वहां पे भी जमा होता है, पैर के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे भी जमा होता है, तो फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, फिर चला नहीं जाता सही से। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी सही से पीना चाहिए, 1-2-3 लीटर हमें पानी पीना चाहिए सही से। गर्मी ज्यादा हो रही है तो वहां उस दिन पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जितना आप पानी पियोगे उतनी किडनी सही से काम करेगी, उतना यूरिन ज्यादा बनेगा, उतना आपकी बॉडी से ये नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलेगा। और कभी कभी किडनी जब खराब होती है किसी की, अगर किसी की किडनी खराब होती है, आपने सुना होगा कि गांव में भी सुना होगा, अपने रिलेटिव्स भी होता है कोई या अपने मोहल्ले में भी होता है, किसी की किडनी खराब होती है, दोनों खराब होती है, या आपको ये भी आपने याद रखना है कि अगर किसी की एक ही किडनी सही से काम कर रही है तो वो भी जिंदा रहता है, मगर कभी कभी दोनों किडनी खराब हो जाती है इंसान की, फिर एक्सक्रीशन कैसे हो जाएगी, फिर तो ये वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी के अंदर जमा हो जाएगा। फिर उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस करना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद रेगुलरली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या करते हैं, ब्लड को निकाला जाता है मशीन के थ्रू, और मशीन के अंदर क्या किया जाता है, वो अपना काम करता है जैसे किडनी काम करती है, मतलब वो नाइट्रोजन वेस्ट निकालता है, फिर वो ब्लड साफ होता है, तो फिर उस ब्लड को फिर से उस इंसान के अंदर डाला जाता है। कौन सी ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, डायलिसिस। तो डायलिसिस हम यूज करते हैं उस पर्सन के लिए जिस पर्सन की किडनी खराब हो जाती है। कभी कभी किडनी के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो काम सही से नहीं करती है, और बहुत सारे कारण जो होते हैं मरने के वो ये भी होते हैं कि किडनी खराब हो जाती है ना। तो ये आपका टॉपिक था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें इंपॉर्टेंट है कि फिल्ट्रेट में से कौन कौन सब्सटेंस आता है, उसकी रिएब्जॉर्प्शन क्या होती है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन बनता है उसको कैसे रेगुलेट करता है, कैसे बनता है, कितना बनेगा वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। और उसके बाद नेफ्रॉन का काम क्या होता है, बाउमेन्स कैप्सूल का काम क्या होता है, यही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होती है, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होती है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां से ऑक्सीजन निकलता है, वो ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। कुछ प्लांट वेस्ट मटेरियल छोड़ता है मिट्टी के अंदर थ्रू रूट्स, कुछ वेस्ट मटेरियल प्लांट छोड़ता है कि जब कोई लीव्स सूख जाते हैं तो उसके अंदर वो वेस्ट मटेरियल छोड़ता है, तो फॉर एग्जाम्पल लीव्स जब सूख जाते हैं, लीव्स के अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी नीचे गिर जाता है। और आपने सुना होगा कि प्लांट से एक निकलता है जिसको बोलते हैं रेजिन, रेजिन होता है, गम होता है, रेजिन गम्स, ये भी क्या है, ये भी प्लांट्स के अंदर वेस्ट मटेरियल है। इसका मतलब प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होती है। तो मगर एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो डायग्राम है, आपको चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन मतलब जिसमें दिल आता है, हार्ट आता है, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपको जितनी भी डायग्राम दी गई है हर एक डायग्राम की क्या करनी है, डायग्राम बनानी है, आपको याद रखना है कि कहां पे कौन सा ऑर्गन है। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम वहीं से आते हैं, फिर आपको ऑर्गन के नाम देने होते हैं, ए बी सी दिया होता है। और जैसे लास्ट ईयर में पेपर में आया था एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम बनाओ, क्योंकि ये सिंपल है, वो खुद बनानी है, या तो वहीं से आती है बना के, फिर आपको लेबल करने हैं, नाम देने पड़ते हैं, या तो आपको बनानी पड़ेगी। कंपलसरी है कि इस चैप्टर में से कोई ना कोई डायग्राम एग्जाम में आती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर डिस्कस करेंगे दूसरा, कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।